छोटी सी बस्ती का किस्सा है। इस बस्ती का नाम था दरख्शांपुर, जो पहाड़ियों के दामन में बसा था। वहाँ के लोग सादा और मोहब्बत करने वाले थे। उनमें से एक जवान लड़का था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वो दिल के अंदर एक अजीब सा खला महसूस करता था, मानो उसकी रूह किसी तलाश में हो। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और आसमान सुरमई रंग में डूब चुका था, अहमद अपने घर की छत पर बैठा दूर पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। हवा में एक ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे। अचानक उसे याद आया कि उसके दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, अक्सर एक जगह का जिक्र किया करते थे। दादा बताते थे कि जामिलाबाद में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हकीम साहब था। वो हर परेशान हाल इंसान को ऐसा नुस्खा देते थे जो उसके दिल को सुकून पहुंचाता था। अहमद के दिल में ये ख्याल आ गया कि शायद हकीम साहब ही उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगली सुबह अहमद ने सफर शुरू किया। जामिलाबाद का रास्ता मुश्किल और लंबा था। कई पहाड़ और दरिया पार करने पड़े। सफर के दौरान अहमद ने देखा कि रास्ते में कई लोग उससे पूछ रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नौजवान? अहमद बस एक ही जवाब देता, मैं अपने दिल के सुकून की तलाश में हूँ। कई दिनों की मुसाफरी के बाद आखिरकार अहमद जामिलाबाद पहुंचा। वहाँ के लोग बहुत सादा और खुश मिजाज थे। उसने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप हकीम साहब को जानते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो पहाड़ के दूसरी तरफ वाले घर में रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, उनका जवाब सख्त होता है। अहमद जब हकीम साहब के घर पहुंचा तो दरवाजा खुद हकीम साहब ने ही खोला। वो एक सादा कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। अहमद ने सलाम किया और अपनी परेशानी बयान की। हकीम साहब ने उसे गौर से सुना और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, सुकून तुम्हारे अंदर है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें पहले अपनी खुदी को पहचानना होगा। अहमद ने हैरान होकर पूछा, खुदी को कैसे पहचान सकता हूँ? हकीम साहब ने उसे एक छोटा सा कागज दिया जिस पर कुछ अल्फाज लिखे थे। इंसान अपने जज्बात का मालिक है। अगर वो अपने जज्बात को काबू में रखे तो उसे सुकून मिल सकता है। अहमद ने उन अल्फाज को कई बार पढ़ा। सफर से लौटते वक्त भी वो इन्हीं पर सोचता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगी कि सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर है। इंसान जितना अपने जज्बात को काबू में रखेगा, उतना ही उसे सुकून मिलेगा। दरख्शांपुर लौटकर अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वो हर छोटे बड़े वाकये पर गुस्सा या अफसोस नहीं करता था, बल्कि खुद को समझाता और सुकून महसूस करता था। उसकी ये हालत देखकर लोग हैरान थे। अब अहमद एक मिसाल बन चुका था, जो दूसरों को भी अपने जज्बात पर काबू पाकर सुकून हासिल करने का रास्ता दिखाता था। अहमद का ये सफर इस बात की दलील बन गया कि सच्चा सुकून किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होता है। अहमद अब अपनी जिंदगी में एक नई राह पर था। दरख्शांपुर में लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी खामोशी और गहराई आ गई थी। वह अब हर रोज लोगों के साथ बैठता और उन्हें अपनी कहानी सुनाता, ताकि वे भी अपने जज्बात को समझ सकें और सुकून पा सकें। लेकिन एक दिन अहमद को एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी किसी अनजाने शख्स की तरफ से थी, जिसमें लिखा था, अहमद भाई, मैंने आपकी कहानी सुनी है और आपके सफर से मुतासिर हुआ हूँ। मैं भी अपने जज्बात से जूझ रहा हूँ और सुकून की तलाश में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चिट्ठी में भेजने वाले का नाम था सलमान। अहमद ने सोचा कि जैसे उसे हकीम साहब ने रास्ता दिखाया था, वैसे ही अब सलमान की मदद करनी चाहिए। उसने जवाब में लिखा, सलमान भाई, दिल का सुकून पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं। चंद दिनों बाद सलमान अहमद से मिलने दरख्शांपुर पहुंचा। वो एक परेशान और मायूस नौजवान था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसका चेहरा जिंदगी की मुश्किलात से थका हुआ था। अहमद ने उसे बड़े प्यार से बैठाया और पूछा, सलमान, तुम किस चीज से परेशान हो? सलमान ने आहिस्ता से कहा, अहमद भाई, मेरे अंदर बहुत गुस्सा और मायूसी है। मेरी जिंदगी में कई मुश्किलें आई हैं और मैं अपने जज्बात को संभाल नहीं पाता। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और फिर मैं खुद से नाराज हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे ठीक करूं। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन याद रखो, सुकून पाने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे। अहमद ने सलमान को हकीम साहब से सीखी बातें समझाना शुरू किया। उसने उसे बताया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का गुस्सा और बेकरारी होती है। अहमद ने उसे वो ही मशहूर अल्फाज दोहराए, इंसान अपने जज्बात का मालिक है, अगर वो अपने जज्बात को काबू में रखे तो उसे सुकून मिल सकता है। फिर अहमद ने सलमान को एक नया तरीका बताया, मुराकबा। जब भी तुम गुस्से में हो या परेशान हो तो एक जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो। अहमद ने कहा, गहरी सांसें लो और अपने जज्बात को समझो। धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा और परेशानी कम हो जाएगी। सलमान ने अहमद की बातें गौर से सुनी और वादा किया कि वो इस पर अमल करेगा। अगले कुछ हफ्तों में सलमान ने अहमद से कई बार मुलाकात की और उसे बताया कि कैसे मुराकबे से उसकी जिंदगी में सुधार आ रहा था। उसका गुस्सा कम हो रहा था और उसके दिल को सुकून मिलने लगा था। अहमद को ये देखकर खुशी हुई कि सलमान अब एक बेहतर इंसान बन रहा था। लेकिन एक दिन सलमान ने अहमद से एक आखिरी सवाल किया, अहमद भाई, क्या आप कभी फिर से हकीम साहब से मिले? अहमद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहा, नहीं सलमान, मैंने उनसे फिर मुलाकात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका असल मकसद यही था कि मैं खुद को समझूं और दूसरों की मदद करूं। हकीम साहब मेरे अंदर की वो रोशनी थे जो मुझे खुद को पहचानने में मददगार साबित हुई। सलमान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब आप दूसरों के लिए वही हकीम साहब बन चुके हैं अहमद भाई। अहमद ने ये बात सुनी और महसूस किया कि उसकी जिंदगी का मकसद अब साफ हो चुका था। उसने खुद के जज्बात को पहचानकर सुकून पाया था और अब उसका फर्ज था कि दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने में मदद करे। अहमद और सलमान की मुलाकातें जारी थीं और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। सलमान की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और उसने अपने जज्बात पर काबू पाने का हुनर सीख लिया था। लेकिन एक दिन जब दोनों दरख्शांपुर के पुराने बाग में बैठे थे, सलमान ने एक अजीब बात कही जिसने अहमद को सोचने पर मजबूर कर दिया। अहमद भाई, आप जानते हैं कि मैंने हकीम साहब का नाम पहली बार कब सुना था? अहमद ने हैरान होकर पूछा, कब? सलमान ने एक धीमी आवाज में कहा, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे वालिद पिता ने एक बार उनका जिक्र किया था। वो कहते थे कि हकीम साहब सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जिन्हें असल सुकून की तलाश होती है। वो एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी एक खास ताकत थी। वो लोगों के अंदर की छुपी हुई परेशानियों को देख सकते थे और उन्हें राह दिखा सकते थे। अहमद इस बात को सुनकर चौंक गया। उसने हकीम साहब से मिलने का अपना वाकया याद किया। हकीम साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, जैसे वो अहमद की रूहानी हालत को पहले से जानते हों। लेकिन अब सलमान की बातों ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। अहमद ने तुरंत पूछा, तो क्या तुमने कभी अपने वालिद से पूछा कि उन्होंने हकीम साहब से कब और कैसे मुलाकात की? सलमान ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जी, उन्होंने बताया था कि वो एक बार बहुत बड़े दुख में थे। उस वक्त हकीम साहब उनके पास आए और उन्हें सुकून का रास्ता दिखाया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस मुलाकात के बाद मेरे वालिद ने कभी उनका जिक्र नहीं किया और न ही किसी ने हकीम साहब को फिर देखा। अहमद अब पूरी तरह से उलझ चुका था। क्या हकीम साहब सच में एक आम इंसान थे या उनके पीछे कोई रूहानी हकीकत छुपी हुई थी? अहमद ने खुद से वादा किया कि वो इस रहस्य को हल करने की कोशिश करेगा। उस रात अहमद को नींद नहीं आई। वो बस हकीम साहब की बातें और सलमान के वालिद के वाकये के बारे में सोचता रहा। क्या ये मुमकिन था कि हकीम साहब किसी रूहानी दुनिया से जुड़े हों, या फिर ये महज इत्तेफाक था कि वो सही वक्त पर लोगों की मदद के लिए आते थे? अगली सुबह अहमद ने फैसला किया कि वो एक बार फिर जामिलाबाद जाएगा और हकीम साहब से मुलाकात करेगा। लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ और सवाल थे। क्या हकीम साहब अब भी वहां मौजूद हैं? और अगर वो हैं, तो वो असल में कौन हैं? अहमद ने सलमान को अपने इरादे के बारे में बताया और दोनों ने साथ सफर पर निकलने का फैसला किया। रास्ता पहले जैसा ही लंबा और कठिन था, लेकिन इस बार उनकी मंजिल सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि एक बड़ा सच जानने की थी। जब वो दोनों जामिलाबाद पहुंचे तो गांव का माहौल कुछ अजीब सा था। वहां के लोग पहले जितने खुशहाल नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कई लोगों से हकीम साहब के बारे में पूछा,
लेकिन कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था। कुछ लोग उन्हें देखते ही खामोश हो गए और कुछ ने कह दिया कि हकीम साहब अब यहाँ नहीं रहते। अहमद और सलमान दोनों अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। उन्होंने उस घर का रास्ता लिया जहां अहमद ने पहली बार हकीम साहब से मुलाकात की थी। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था और घर पूरी तरह से खामोश था। अहमद ने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा उन्हें और हैरान कर देने वाला था। वो घर जो कभी रौनक से भरा हुआ था अब खाली और वीरान था। वहां हकीम साहब का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी वहां रहे ही न हो। अहमद और सलमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या हकीम साहब कभी असल में मौजूद थे या फिर वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक रूहानी मददगार थे जिनकी रूह सुकून की तलाश में थी? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाते, अहमद को मेज पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर हकीम साहब की लिखावट थी, अहमद, जो सुकून तुमने पाया वो तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हर सुकून के पीछे एक और रहस्य होता है। वो रहस्य तुम्हारी रूह की गहराइयों में छुपा है। अगर तुम उसे जानने की हिम्मत रखते हो तो फिर से उस रास्ते पर चलो जहां से तुमने सफर शुरू किया था। अहमद और सलमान ने ये पढ़कर एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में अब एक और सवाल पैदा हो चुका था। क्या हकीम साहब उन्हें किसी और बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे? अहमद और सलमान उस कागज के टुकड़े को लेकर चुपचाप खड़े रहे। हकीम साहब की ये रहस्यमय चिट्ठी उनके दिलों में और भी सवाल उठा रही थी। वो रास्ता जहां से सफर शुरू हुआ था। इस लाइन ने अहमद को बेचैन कर दिया था। क्या इसका मतलब था कि उसे वापस अपने अतीत में जाना होगा या फिर ये कोई और इशारा था? अहमद ने सलमान से कहा, हकीम साहब ने जो लिखा है वो हमें किसी बड़े राज की तरफ ले जा रहा है। हमें इस सुराग को समझना होगा। सलमान ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, लेकिन अहमद भाई, वो रास्ता कौन सा हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि हमें फिर से वही सफर शुरू करना है या इससे कुछ और गहरा इशारा है? अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ कि हकीम साहब सिर्फ सफर की बात नहीं कर रहे। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह से मैंने अपनी तलाश शुरू की थी उसी जगह पर मुझे वापस जाना होगा। मुझे लगता है कि ये रास्ता मेरे अतीत और मेरी रूह के अंदर छुपे कुछ अनसुलझे पहलुओं की तरफ इशारा कर रहा है। अहमद और सलमान ने फैसला किया कि उन्हें वापस दरख्शांपुर लौटना होगा, लेकिन इस बार उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और रहस्यमय था। सफर के दौरान अहमद के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। क्या हकीम साहब का कोई ताल्लुक उसके परिवार या उसके अतीत से था? क्या वो वाकई एक इंसान थे या कुछ और? जब वो दरख्शांपुर पहुंचे तो अहमद का दिल बेचैन था। वह सीधे अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा जहां उसके दादा की पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उसकी यादों में दादा के साथ बिताए हुए पल बार बार घूम रहे थे। वो बातें जो दादा अक्सर किया करते थे, खासकर हकीम साहब के बारे में। अहमद ने दादा के कमरे में जाकर वो पुराना संदूक खोला जिसमें उसकी बहुत सी पुरानी यादें बंद थीं। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी जो उसके दादा की थी। अहमद ने उसे पहले कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि इसमें ही उसके सवालों के जवाब हो सकते हैं। उसने सलमान को पास बुलाया और दोनों ने मिलकर उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के शुरुआती पन्नों में उसके दादा की रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे किस्से थे, लेकिन एक पन्ना ऐसा था जो बाकियों से अलग था। उसमें कुछ अल्फाज बड़े गहरे और अजीब थे। हकीम साहब कोई आम इंसान नहीं, उनकी आंखों में वो राज है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। उन्होंने मुझे बताया कि अहमद की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे अपनी खुद की रूह को पहचानने के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, और उस दिन जब वो खुद को पहचानेगा तब वो एक ऐसा रास्ता खोलेगा जो उसे सच्चाई की गहराइयों में ले जाएगा। अहमद ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया। दादा को मेरे बारे में पहले से कैसे पता था? उसने खुद से सवाल किया। सलमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अहमद भाई, लगता है कि हकीम साहब का मकसद सिर्फ तुम्हें सुकून देना नहीं था। वो तुम्हें किसी बड़े सच की तरफ ले जा रहे थे जो शायद तुम्हारी खुद की पहचान से जुड़ा है। अहमद को अचानक एक और पुरानी बात याद आई। उसके दादा ने उसे बचपन में एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके बताया था कि वहां कुछ खास है, लेकिन उसने कभी अहमद को वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। सलमान, मुझे लगता है कि हमें उस पहाड़ी पर जाना होगा।
अहमद ने कहा। सलमान ने सहमति जताई और दोनों ने तब तुरंत उस पहाड़ी की तरफ सफर शुरू किया। वो पहाड़ी दरख्शांपुर के पास ही थी, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरनाक था। पहाड़ी के करीब पहुंचने पर एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में कुछ ऐसा था जैसे वहां कोई पुराना राज दफन हो। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुरानी टूटी फूटी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान थे जिन्हें अहमद ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ने हिम्मत करके गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन आगे चलकर एक छोटी सी जगह पर रोशनी की हल्की किरण दिखाई दी। अहमद और सलमान ने जब उस जगह पर कदम रखा तो उन्हें वहां एक पुराना धूल से ढका हुआ कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, अहमद, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर छुपे राज को जानो। जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो सिर्फ सुकून की तलाश नहीं थी। तुम अपने अतीत का वो हिस्सा हो जिसे अब पूरी तरह से समझना है। हकीम साहब सिर्फ तुम्हारे रहबर थे, असली हकीकत तुम्हारे अंदर दबी हुई है। अब समय है कि तुम अपने रूहानी सफर को पूरा करो। अहमद ये पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि उसका सफर सिर्फ सुकून पाने का नहीं था, बल्कि उसके अतीत और उसकी पहचान से जुड़ा एक बड़ा राज था। लेकिन ये राज क्या था? क्या उसकी रूह किसी और मकसद के लिए चुनी गई थी? अब अहमद और सलमान के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वो इस गहरे और रहस्यमय सफर को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं? अहमद और सलमान अब उस गुफा के अंदर खड़े थे, जहां हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जो कागज का टुकड़ा उन्होंने पाया था वो उनकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य की कुंजी हो सकता था, लेकिन अब उनके सामने सवालों का अंबार था। अहमद ने गहरी सांस ली और सलमान से कहा, यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हकीम साहब के इशारे और दादा की डायरी ने हमें यहाँ लाया है, लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि असली सच क्या है। सलमान ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, अहमद भाई, हो सकता है कि ये गुफा ही उस राज का दरवाजा हो जो आपके अतीत और आपकी पहचान से जुड़ा है, लेकिन हमें अब आगे बढ़कर इसे पूरी तरह समझना होगा। गुफा के अंदर रोशनी कम थी और हवा में ठंडक और नमी थी। गुफा के और अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने नक्श और निशान बने हुए थे। इन निशानों में ऐसी लिपियां थीं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि अहमद को इन निशानों को देखकर कुछ याद सा आने लगा, जैसे वो इस जगह से पहले भी किसी रूप में जुड़ा हुआ था। अहमद ने दीवार पर हाथ फिराया और अचानक उसकी आंखों के सामने बचपन की एक धुंधली याद उभर आई। उसे याद आया कि उसके दादा ने एक बार उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी, एक ऐसे शख्स की कहानी जो किसी पुरानी गुफा में अपने अंदर की सच्चाई को जानने गया था और वहां उसने खुद की पहचान पाई थी। लेकिन तब अहमद ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा था। सलमान, ये निशान, मुझे लगता है कि मेरे दादा ने मुझे इसके बारे में बताया था। वो शायद इस जगह को जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे साफ तौर पर नहीं बताया। अहमद ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में गहराई थी। सलमान ने दीवार के निशानों को ध्यान से देखा और कहा, अगर आपके दादा ने आपको ये बताया था तो इसका मतलब है कि ये गुफा आपके खानदान के किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है। शायद यही वो रास्ता है जिसका जिक्र हकीम साहब ने किया था। अहमद ने सिर हिलाया और दोनों गुफा के और अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, गुफा की दीवारों पर बने नक्शे और निशान और भी साफ होते गए। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा सा दरवाजा देखा जो पत्थर से बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा निशान बना हुआ था। वो निशान वही था जो अहमद के दादा की डायरी के आखिरी पन्नों पर बना था। अहमद ने दरवाजे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़े सच के करीब आ चुका है। उसने सलमान की तरफ देखा और कहा, सलमान, मुझे नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे अतीत और मेरे खानदान से जुड़ा है। सलमान ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अहमद भाई, जो भी हो, हम साथ हैं। हमें इस सच का सामना करना होगा। अहमद ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का नजारा देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। वहां एक बड़ी गोलाकार जगह थी जहां चारों तरफ पुरानी मशालें जल रही थीं।
बीच में एक पत्थर का प्लेटफार्म था जिस पर एक चमकती हुई किताब रखी थी। उस किताब से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो किसी रहस्यमय ताकत से भरी हुई हो। अहमद और सलमान ने धीरे धीरे उस प्लेटफार्म की तरफ कदम बढ़ाए। अहमद ने किताब को छूने से पहले सलमान की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये वही किताब है जिसका जिक्र मेरे दादा और हकीम साहब ने किया था। ये किताब शायद मेरे खानदान का राज और मेरी पहचान का सुराग है। सलमान ने सहमति में सिर हिलाया और अहमद ने धीरे से किताब को छूकर खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। किताब में लिखी बातें किसी पुरानी जुबान में थीं, लेकिन अहमद को अजीब तरह से ये समझ में आ रही थीं। किताब में लिखा था, तुम्हारा नाम अहमद है और तुम उस सिलसिले से ताल्लुक रखते हो जिसे दुनिया ने भुला दिया है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हारे खानदान की विरासत है, तुम्हारी रूह को समझने और सुकून पाने की ताकत। लेकिन तुम्हारी पहचान सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह में एक पुरानी ताकत भी छुपी हुई है। हकीम साहब सिर्फ तुम्हारे रहबर थे जो तुम्हें यहाँ तक लाए। असली सफर अब शुरू होता है जब तुम खुद को पूरी तरह से पहचानोगे और इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए करोगे। अहमद ने ये पढ़कर किताब बंद कर दी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका दिमाग अब कई सवालों से भर गया था। मेरे अंदर कोई ताकत, ये क्या मतलब हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। सलमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अहमद भाई, शायद ये वो सच है जिसकी तलाश में आप इतने वक्त से थे, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब आपको खुद को पूरी तरह से समझना होगा और जानना होगा कि इस ताकत का क्या मतलब है। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सलमान, अब वक्त आ गया है कि मैं इस सफर को पूरा करूं। लेकिन ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो सुकून की तलाश में हैं। शायद हकीम साहब का मकसद मुझे यहाँ लाकर इस सच्चाई से रूबरू कराना था, ताकि मैं इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। अब अहमद और सलमान के सामने एक नया रास्ता खुल चुका था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें उनकी रूह और पहचान की गहराइयों तक ले जाने वाला था। लेकिन इस बार अहमद को पता था कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इस सफर पर निकला है। अहमद अब उस किताब के सामने खड़ा था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके अंदर की बेचैनी अब एक नए मकसद में बदल चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि हकीम साहब का मकसद सिर्फ उसे सुकून देना नहीं था, बल्कि उसे उसकी असली पहचान से रूबरू कराना था। अहमद के खानदान की विरासत सिर्फ एक रूहानी ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना था। सलमान ने अहमद की ओर देखा और कहा, अहमद भाई, अब ये सफर आपके लिए एक नया मकाम ले चुका है। क्या आप तैयार हैं? अहमद ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, सलमान, मुझे अब समझ आ गया है कि मेरे दादा और हकीम साहब दोनों मुझे इस राह पर लाना चाहते थे। ये सफर सिर्फ मेरे सुकून की तलाश नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। अहमद ने किताब को वापस प्लेटफार्म पर रख दिया और कहा, अब इस किताब की जरूरत नहीं है। जो हकीकत मुझे जाननी थी वो अब मेरे दिल में है। मुझे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है और उन लोगों तक पहुंचना है जो इस सुकून और हकीकत की तलाश में हैं। सलमान ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं अहमद भाई, लेकिन ये सफर अब और भी मुश्किल होगा। लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे और शायद वो आपकी मदद से इनकार करें। अहमद ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं सलमान, लेकिन ये सफर मेरा फर्ज है। जिस तरह हकीम साहब ने मेरी मदद की, वैसे ही मुझे दूसरों की मदद करनी है। मैं अब उस सुकून और रूहानी ताकत को बांटने जा रहा हूं जो मुझे मिली है। दोनों ने गुफा से बाहर की ओर रुख किया। पहाड़ी के नीचे उतरते हुए उनकी राह में अब पहले से ज्यादा साफ रास्ता था। जैसे जैसे वो दरख्शांपुर की तरफ बढ़ रहे थे, अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने सुकून की तलाश नहीं था, बल्कि वो उन सभी लोगों के लिए एक रहबर बनने जा रहा था जो अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की कोशिश में थे। जब दोनों दरख्शांपुर पहुंचे तो गांव का माहौल पहले से बदला हुआ था। वहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए थे, लेकिन अहमद की नजर अब पहले से ज्यादा साफ थी। उसे अब ये समझ आ चुका था कि हर इंसान के अंदर एक सच्चाई छुपी होती है जिसे पहचानना उसका असली मकसद होता है। अहमद और सलमान ने अपने अपने रास्ते चुन लिए।
सलमान ने अपने पुराने जीवन में लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो खुद को ज्यादा समझदार और स्थिर महसूस कर रहा था। वहीं अहमद ने गांव में रहकर अपने मिशन को पूरा करने की ठानी। वक्त गुजरता गया और अहमद अब एक मशहूर शख्सियत बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी मदद लेने आते थे, लेकिन अहमद ने कभी अपनी रूहानी ताकत का घमंड नहीं किया। वो हमेशा हकीम साहब की तरह विनम्र और सच्चे दिल से लोगों की मदद करता रहा। उसने दुनिया को बताया कि असली ताकत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की शांति और रूहानी समझ में होती है। और इस तरह अहमद का सफर, जो कभी खुद के सुकून की तलाश से शुरू हुआ था, अब एक ऐसे मकसद में बदल गया था जो दूसरों को उनकी जिंदगी की सच्चाई से मिलाने वाला था। हकीम साहब का वह रहस्यमय इशारा, दादा की वो डायरी और पहाड़ी की वो गुफा, ये सब अहमद को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए थे। अहमद ने अपनी रूह की गहराइयों को समझा और अब उसका मकसद था दूसरों को उनके सुख और सच्चाई से मिलाना। कहानी का अंत, लेकिन सफर जारी है। अहमद की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हकीम साहब और उसके दादा की रहस्यमय बातें उसे उसकी पहचान और ताकत तक ले आई थी, मगर यह सफर जितना सुकून भरा दिखता था, उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। अहमद ने अपने गांव दरख्शांपुर में लोगों की मदद करना शुरू किया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी रूहानी ताकतों के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। एक ऐसा शख्स जो उसकी विरासत का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। दरख्शांपुर से कुछ ही दूर एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक नामचीन और खतरनाक तांत्रिक जालिब रहता था। जालिब को रहस्यमय ताकतों और रूहानी चीजों के बारे में काफी जानकारी थी, लेकिन वो इन ताकतों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। जब उसे पता चला कि अहमद के पास कोई खास रूहानी ताकत है, तो उसने उसे हासिल करने का फैसला किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जालिब ने अपने चेलों को अहमद के घर भेजा। अहमद उस वक्त ध्यान में बैठा था, लेकिन उसकी छठी इंद्रियां जाग रही थीं। जैसे ही जालिब के चेले उसके घर के करीब पहुंचे, अहमद को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आंखें खुली और उसने दरवाजे की ओर देखा। सलमान, जो अहमद के साथ रह रहा था, उसकी ओर दौड़ा और बोला, अहमद भाई, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बाहर कुछ लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अहमद ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं सलमान, ये वो लोग हैं जो मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें तैयार रहना होगा। जालिब के चेलों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, तो अचानक एक तेज रोशनी पूरे घर के चारों ओर फैल गई। ये वही रूहानी ताकत थी जिसे अहमद ने गुफा में पहचाना था। चेलों को झटका लगा और वे पीछे हट गए। जालिब को जब इसका पता चला, तो वो खुद अहमद के सामने जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वो दरख्शांपुर पहुंचा और अहमद से मिलने की कोशिश की। उसने गांव वालों से कहा कि वो एक रूहानी शख्स है और अहमद से दोस्ती करने आया है, लेकिन अहमद को जालिब की असली मंशा का एहसास हो गया था। अहमद ने जालिब को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया। जब दोनों आमने सामने आए, तो जालिब ने अहमद की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वो ताकत है जिसकी मुझे तलाश है। अगर तुम मुझे ये ताकत सौंप दो, तो मैं तुम्हें अमीर और मशहूर बना दूंगा। तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में होगा। अहमद ने जालिब की तरफ शांत लेकिन दृढ़ नजरों से देखा और कहा, तुम्हें गलतफहमी है जालिब, ये ताकत किसी को मशहूर या अमीर बनाने के लिए नहीं है। ये ताकत इंसानियत की भलाई के लिए है और मैं इसे तुम्हें सौंपने नहीं वाला। जालिब की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपने हाथ उठाए और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और हवा तेज हो गई। जालिब ने अपने काले जादू से अहमद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, अहमद ने अपनी रूहानी ताकत को सक्रिय किया। एक तेज रोशनी उसकी हथेलियों से निकलकर जालिब की ओर बढ़ी। जालिब को उस रोशनी ने झकझोर कर रख दिया। उसका काला जादू नाकाम हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और डर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहमद की रूहानी ताकत इतनी प्रबल होगी। अहमद ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मंशा गलत थी जालिब। ये ताकत उस इंसान को ही मिलती है जिसका दिल साफ हो और जो इसका सही इस्तेमाल करे। तुमने इसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये तुम्हारे काबिल नहीं है। जालिब ने घबराते हुए अहमद से माफी मांगी।
अहमद ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच में इस ताकत को समझना चाहते हो तो पहले अपने दिल को साफ करो। ये ताकत बाहरी चीज नहीं बल्कि इंसान के अंदर की सच्चाई और सुकून से जुड़ी होती है। जालिब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अहमद से वादा किया कि वो अपनी राह बदल लेगा और कभी भी इन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अहमद ने उसे माफ कर दिया और कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन सही रास्ते पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद जालिब ने अपना गांव छोड़ दिया और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एकांत में चला गया। अहमद और सलमान वापस अपने गांव लौट आए। अहमद का सफर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। वो अब सिर्फ एक रूहानी रहबर नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और रूह में होती है। और इस तरह अहमद की कहानी एक सुकून और संतुलन के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसकी विरासत और रूहानी ताकत ने हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में जगह बना ली जो अपनी सच्चाई और पहचान की तलाश में थे। कहानी का अंत, लेकिन अहमद की रोशनी अब हमेशा के लिए कायम है। किस्सा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को